नमस्कार। चलिए, अगली क्लास आपका पेपर आपको भी पता है कि 4 दिन बाद पेपर है, शायद 16 तारीख को। इसलिए जो 2-3 लेक्चर आपके और बचे हैं उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ऊर्जा के स्रोत देखे थे, जो उसका पहला पोर्शन था, और ये सेकंड कहीं ना कहीं आपका पोर्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं। हाँ, सबसे पहले अगर आप देखें, यहां पर लिखा है, एक मिनट कलर ले लें, समुद्रों से ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, मतलब समुद्र से हमें एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, दो टाइप की यहां पर बातें की गई हैं। समुद्र से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसमें भी 3 टाइप यहां पर दिखाया गया है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा होती है, तरंग ऊर्जा होती है और महासागरीय तापीय ऊर्जा पाई जाती है। ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बोले तो ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। या ज्वार भाटे जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने में हमें ज्वारीय ऊर्जा नजर आती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल का स्तर जैसे बढ़ेगा घटेगा, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ज्वारीय ऊर्जा नजर आएगी। और ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र के जल स्तर को दिन में परिवर्तन होने की परिघटना को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए, जिससे आपके लिए बेटर होगा कि बाद में चीजें आप देखकर पढ़ पाए। हाँ, ज्वारीय ऊर्जा का कारण, 2 कारण यहां पर दिया गया है। बिल्कुल, पृथ्वी की एक होता है घूर्णन गति और एक होता है चंद्रमा का, अगर हम कहें तो गुरुत्वीय खिंचाव। चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा का जो दोहन होता है, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। कहने का मतलब भाई, ज्वारीय ऊर्जा जब उठती है, पानी का स्तर ऊपर नीचे हो रहा है, तो पानी इधर उधर तो बाहर जाएगा ही। तो ऐसा डैम, बांध जिसको हम डैम कहते हैं, डैम बना दिया जाता है और एक मोटर जिसका नाम यहां पर है टरबाइन स्थापित किया जाता है। तो उस एनर्जी से कहीं ना कहीं जो एक ऊर्जा बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा। आपको ये जानकर हैरत होगा, जो आप लोहा देखते हैं, लोहा इतना मजबूत कहीं ना कहीं धातु है, कई बार पानी का इतना अच्छा प्रेशर होता है कि वो लोहे को भी काट सकता है। ये अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए, लोहे को पानी का प्रेशर भी काट सकता है, जितने प्रेशर से वो चीजें मूव ऑन कराई जाएंगी। तरंग ऊर्जा क्या होता है? महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न करती हैं। इन विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इन उत्पन्न तरंगों को टेप किया जाता है। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विभिन्न युक्तियां विकसित की गई, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करता है। वही है ट्रैप का मतलब। अगर नहीं समझते तो हम बता दें, ट्रैप का मतलब एक प्रकार से जाल बिछाया जाता है कि कैसे कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी इधर उधर भाग रही है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करें। तो ये आपका एक तरीका है, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन। और फिर हमने यहां पर कहा तरंग ऊर्जा। फिर अगला जो महासागर जो होता है, आप जानते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र तथा महासागर के पृष्ठों के जल का ताप और गहराई के तापों में अंतर से प्राप्त तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत संयंत्रों के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब यहां पर सीधा साफ है कि चाहे वो महासागर हो, चाहे वो समुद्र है, उसके जो निचले सतह पर जो उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है, उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है, उसकी बात यहां पर की जा रही। भूतापीय ऊर्जा, ये भी बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये टर्म जान लीजिए, ज्यादा अच्छा है। जियोथर्मल, जियो का मतलब भू से, मतलब जमीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा ही। भू का अर्थ है धरती, ये आगे इन्होंने खुद लिख दिया है। तथा तापीय का अर्थ है उष्मा, मतलब पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में स्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब जहां पर पृथ्वी बहुत, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी वगैरह का विस्फोट होता है तो कई दिन तक ज्वालामुखी शांत रहती है, का विस्फोट हो जाता है तो सब क्या, वो पृथ्वी नीचे पूरा बिल्कुल ताप से बिल्कुल वो तपती है। तो एक भूतापीय ऊर्जा है। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है। बिल्कुल, जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है, जो टरबाइन को घुमाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। मतलब इस प्रकार से जाकर अगर हम कहें तो यहां पर विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं कि ज्यादा इसमें दिमाग लगाया जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की अगर हम यहां पर लाभ की बात करें तो ये पीछे हम करते चले आ रहे हैं, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती है। बिल्कुल सही है। प्रदूषण होता ही नहीं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं तो प्रदूषण होगा क्या?
चट्टान वगैरह उनकी बात की जा रही है, तो वहां कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि जिससे प्रदूषण को फैलाने का काम करे। तो दोनों हानियां क्या है, भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर। अब ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर हर जगह ऐसा तो नहीं है कि गर्माहट ही गर्माहट है। अब ऐसे भी जानते हैं पूरे पृथ्वी के 70% भाग पर तो कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है। इतना तो जलमग्न है। हम लोग कहते हैं कि एक समय आएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी कहता है कि भविष्य जो जीवन अगर कहें, जो पृथ्वी जो समाप्त होगी, वो जितने भी शहर वगैरह हैं वो सब जलमग्न हो जाएंगे, इससे समाप्त होगा, ना कि इसकी वजह से। और उसका भी कारण भाई ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए कहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर वगैरह क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और जब पिघल रहे हैं तो धीरे 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 सब कहां जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। समुद्र में जा रहे हैं तो पानी का बढ़ेगा और बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है। भूतापीय ऊर्जा से तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। यह भी बात सही है भाई। अब उसमें चीजें जैसे हम नई नई टेक्नोलॉजी तो खोज रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, जब हमें नीड पड़ता है तभी हम कोई नई चीज खोजते हैं। तो हमें जब लगा कि यहां से एनर्जी प्राप्त की जा सकती है तो हमने इस टाइप की चीजें बनाई। तो अभी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से कॉस्टली है। जैसे आज आप देखते हैं बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी फैला हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सोलर एनर्जी की बात आती है। तो सौर ऊर्जा के लिए भी सरकार क्या कर रही है, पीछे आपको हमने पढ़ाया भी है, सब्सिडी वगैरह दे रही है, छूट वगैरह, कि अगर ये 10 लाख का है तो आपका 7 लाख का छूट दे देंगे। मतलब अपने पास से पैसा 3 लाख लगाइए, इसका प्लेट ले जाइए, इस ऊर्जा का यूज करिए, बिजली बचाइए। मतलब और जो चीजें जो कोयले से बिजली वगैरह बन रही है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सोलर एनर्जी वगैरह ये कभी ना समाप्त होने वाली चीजें हैं। तो ये हानियां तो है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे अगर हम बोले तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, इसमें हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा के 2 पार्ट है, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक आपका होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अगर बात करें तो विखंडन से सीधा अगर यहां पर हम लिखे तो एक टर्म अगर आगे लिखा तो अच्छी बात है, जो आपने पढ़ा होगा, परमाणु बम बनाया जाता है। और नाभिकीय संलयन से अगर हम बात करें तो एक बम का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। ये जनरली जाने डायरेक्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि परमाणु बम किससे बनता है, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन बम जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें सर एटम बम शक्तिशाली नहीं होता है, भाई परमाणु बम शक्तिशाली होता है। आए दिन जब युद्ध छिड़ता है तो हर कोई न्यूक्लियर जो संपन्न होता है कहता है अभी हम परमाणु बम फेंक देंगे। लेकिन आपको जानकर ये ताजुब होगा कि जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम अमेरिका ने जापान पर गिराया और उसकी गलती की माफी भी मांगी। और जापान में आज भी अधिकतम सेना अमेरिका का ही है, अमेरिका ने वहां अपनी सेना दे रखी है। उसके बाद अमेरिका ने ऐसा रूल बनाया कि बहुत लोगों ने प्रयास किया कि एटम बम गिराएंगे, बहुत बड़े बड़े। आज देख रहे हैं यूक्रेन रसिया का भी युद्ध हो रहा है, रसिया भी संपन्न है, वो भी संपन्न है, लेकिन एटम बम कोई नहीं गिरा। मतलब 45 से आज हम 2023 में आ गए, लेकिन एटम बम का यूज किसी ने नहीं किया। बाकी बात आती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की अगर बात करें तो एक महासागर में ना मात्र का पाया गया, उससे कोई आज तक हुआ नहीं। अगर संलयन होगा तो बहुत खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये आप जब एक ईंट किसी को मारेंगे तो चोट तो लगेगी, लेकिन ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, 3 ईंट मिलाकर मारेंगे तो चोट बहुत ज्यादा लगेगी। कहने का मतलब इसलिए ज्यादा खतरा। नाभिकीय विखंडन का अर्थ देखते हैं। विखंडन का अर्थ है टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर ले लिया करिए आप लोग। वह प्रक्रिया जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। कहने का मतलब है नाभिकीय विखंडन अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या है, आप तो पढ़ ही रहे हैं। ऐसे 3-3 करके ऐसे ऐसे टूटते हैं, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 81, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3। मतलब इसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रक्रिया आपकी ये ऐसे चलती रहती है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अब आप खुद बताइए, एक दीवार ऐसे बनी हुई है और ऑब्वियस सी बात है जब उसको हमें तोड़ना है तो ऐसे टच करेंगे टूट जाएगा नहीं, बहुत तेजी से हाथ मारेंगे। अब बहुत तेजी से मारेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा मुक्त होगी। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह है। इक्वेशन भी इसका है, इक्वेशन जो ऑब्वियस सी बात है हमें यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किताब में देखे होंगे। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 न्यूट्रॉनों की कहीं ना कहीं तीव्र गति से बमबारी। ऊर्जा हमें क्या चाहिए, 220 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट यहां पे ऊर्जा चाहिए। 2 भागों में टूटता है, एक Ba है, एक Kr है। एक जिसको कहते हैं बेरियम और एक जिसको हम क्रिप्टन के नाम से जानते हैं। बेरियम जिसका
56 आपका होता है। अब 56 में कितना अगर जोड़ दिया जाए तो ये 92 आ जाएगा। उस हिसाब से ये अगले का आप वैसे ही निकाल लीजिए, मतलब 92 से अगर 56 हम घटा दें तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ सर इसका तो इतना होगा। तो ये अगर हम बात करें तो क्रिप्टॉन का 36 होता है और बाद में वही 3-3 करके न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं 0n1। तो ये इक्वेशन है। ऊपर से एटॉमिक वेट भी हम यहां पर बना सकते हैं। यहां पर चलिए ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन, दो हल्के नाभिक, जैसे सामान्यतः हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बना जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए बहुत है, देखिए यहां पे 2s ये लिखा है, ऐसा ये नहीं होता है, ये होता है ऐसा 1h2 प्लस 1s3, ये इधर 2He4 प्लस 1H1, 1H2 इसी को भारी जल कहते हैं, इसे हम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। 1s3 को जिसको हम ट्राइटियम के नाम से जानते हैं, 1H1 जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोटियम के नाम से जानते हैं। तो ये सब बहुत, इसमें ऊर्जा बहुत कम लगेगी भाई। ये देखिए 17.6 MeV, वहां पीछे देखिए हमने 220 MeV लिखा है और यहाँ 17.6, मतलब जब कोई घर बनाते हैं तो ईटा ऐसे धीरे 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 उठाते हैं ना, ठप ठप थोड़े मारते हैं, बहुत आसान चीज है। हाँ देखिए, नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी देखिए अभी पीछे बताया हमने, हाइड्रोजन बम किससे बताया, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विघटन से ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है। इस प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें तो ये जितनी भी प्रक्रिया हमने बताई है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़े, ज्यादा यहां दिमाग दौड़ाना पड़े। कुछ और चीजें अगर अलग से आप देखना चाहते हैं तो उसको अलग से कहीं ना कहीं, जैसे इक्वेशन अभी विखंडन का उधर हमने बनाया था, फिर अगर इधर हम करना चाहे तो एक इक्वेशन और बना सकते हैं, मतलब संलयन का आपका इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इन सबको आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जैसे न्यूट्रॉन वगैरह आप जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। लेकिन इसमें दो ऐसे हैं जब ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं तो अपने आप को दूसरे रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे न्यूट्रॉन जब भी रासायनिक क्रिया में भाग लेगा हमेशा वो 0n1 लिखा ही आएगा, केवल सिंगल n न्यूट्रॉन नहीं प्रदर्शित होता। हाँ वैसे कहेंगे लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के साथ कभी भी आप देखेंगे तो क्या लिखा रहेगा, 0n1 के रूप में नजर आएगा। तो ये सब चीजें बेसिक हैं। बाकी चलिए और जो भी चर्चा होगी कहीं ना कहीं वो हम अगले क्लास में आपसे करेंगे। बाकी अगला सेशन आगे लेकर आएंगे। थैंक यू।